आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिक्स। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है प्रिंसिपल ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 2 डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके अंदर जो 10th नंबर की आपकी यूनिट है और उस यूनिट के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस पूछा जाना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि कोई सी भी ब्रांच का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है और यहाँ पे सिलेबस के अंदर सारी ब्रांचेस का इन्होंने बेसिक बेसिक सिलेबस दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो 10th नंबर जो यूनिट है उसमें सिविल है। सिविल के अंदर हमने सर्वेइंग को डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा सिलेबस था सर्वेइंग का, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सर्वेइंग का सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट था, देयर यूजेस थे, ठीक है, वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सर्वे थे। क्लियर, ये वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इसके अंदर है वो है प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इन्होंने मेंशन किया है कि आपको ब्रिक्स पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, कोर्स एग्रीगेट पढ़ना है और स्टील आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब ये टोटल आपके 4 मटेरियल इन्होंने बोले हैं और इन मटेरियल के अंदर भी स्पेसिफाई इन्होंने किया हुआ है कि आपको इस मटेरियल के अंदर पूरा मटेरियल को डिस्कस नहीं करना है, आपको इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये मटेरियल होता क्या है और इस मटेरियल के कौन कौन से टेस्ट आप कंडक्ट करते हो। बस इतना सा पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसी का सबसे पहला जो टॉपिक आपका है ब्रिक, हम आज की क्लास में इस ब्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा ये इस टॉपिक का। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स की कि हमारा जो ब्रिक्स होता है वो कहलाता क्या है। ठीक है, तो ब्रिक आपका क्या होता है? अ ब्रिक इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक। क्लियर, ब्रिक आपका एक ब्लॉक का टाइप होता है यूज्ड टू बिल्ड वॉल्स, पेवमेंट एंड अदर एलिमेंट इन मेसोनरी कंस्ट्रक्शन। क्लियर, जो हमारा मेसोनरी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाने के लिए आप जो ब्लॉक यूज करते हो उसको आप ब्रिक बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपरली द टर्म ब्रिक डिनोट्स अ ब्लॉक कंपोज्ड ऑफ ड्राइड क्ले, बट इट इज नाउ ऑल्सो यूज्ड इनफॉर्मली टू डिनोट अदर केमिकल क्योर्ड कंस्ट्रक्शन ब्लॉक। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि भाई जो ब्रिक आपका बनता है तो वो आपका ड्राइड क्ले कंपोज्ड ब्लॉक होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशंस भी आपके यूज किए जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है आपका ब्रिक कैन बी ज्वाइंड यूजिंग मोर्टार, एडेसिव और बाय इंटरलॉकिंग देम। क्लियर, ब्रिक को जो आप ज्वाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ मोर्टार आप यूज करते हो। मोर्टार आपका क्या होता है? सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर आपका होता है, उसको एज एडेसिव मटेरियल आप यूज करके ब्रिक को क्या करते हो? जोड़ते हो। ठीक है, इन इंडिया स्टैंडर्ड ब्रिक साइज इज 190 mm by 90 mm by 90 mm। इंडिया के अंदर जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है, क्लियर, स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है? 190 mm by 90 mm by 90 mm। क्लियर, तो ये साइज आपको याद रखना है, साइज से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि इंडिया के अंदर ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो आपका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो स्टैंडर्ड साइज आपका होता है 190 mm by 90 mm by 90 mm। क्लियर, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ BIS। ठीक है, विथ मोर्टार थिकनेस, मैंने अभी आपको बताया अगर मुझे 2 ब्रिक को जोड़ना है तो बीच में मैं क्या करता हूं? एक मोर्टार की लेयर को डालता हूं एज ए एडिसिव मटेरियल। तो जो मोर्टार की वो लेयर होती है उसका जनरली जो थिकनेस होता है वो होता है 10 mm। क्लियर, कितना होता है? 10 mm। अगर मैं उस 10 mm थिकनेस को ऐड कर देता हूं ब्रिक के अंदर तो जो हमारी ब्रिक की डायमेंशन यहाँ पे नहीं बनती है, वो बनती है 200 mm by 100 mm by 100 mm। 10 mm ऐड कर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये जो साइज अब आपकी यहाँ पे आती है इसको आप बोलते हो क्या? इसको बोलते हो आप नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। क्या बोलते हो? मॉड्यूलर
सॉरी नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। क्लियर। तो मॉड्यूलर ब्रिक की अगर आपसे साइज पूछी जाएगी तो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर आपने मोर्टार की थिकनेस को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, मोर्टार की थिकनेस को आपने ऐड कर दिया। क्लियर। तो ये चीज याद रखना है कि मोर्टार की जो थिकनेस होती है, ठीक है, मोर्टार थिकनेस जो आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है, 10 mm होती है। ठीक है। तो यहां लिखे देता हूं मैं आपकी मोर्टार थिकनेस, मोर्टार थिकनेस आपका कितना होता है, 10 mm होता है। ठीक है। अब देखो ये आप यहाँ पे एक ब्रिक का 3D फिगर देख रहे हो। अगर मैं मानूं कि ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक है तो ये वाली जो हमारी साइड होगी, ठीक है, ये साइड आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे मार्क की हुई है, ठीक है, ये वाली साइड आपकी है 190 mm वाली साइड। ठीक है। और ये जो साइड आपकी है ये है आपकी 90 mm वाली साइड। ठीक है। और ये जो साइड आपकी है ये वाली साइड भी आपकी कितनी है, 90 mm वाली साइड। क्लियर। तो ये आपका ब्रेक यहाँ पर हो गया है। ठीक है। अब ब्रेक में भी आप समझो ये जो लॉन्गर फेस आपका होता है ब्रेक के अंदर, ये जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये लॉन्गर फेस आप जो देख रहे हो, इस लॉन्गर फेस को आप बोलते हो स्ट्रेचर। क्लियर। क्या कहलाता है, ये स्ट्रेचर कहलाता है। और इसका ये छोटा वाला जो फेस आपका है, ये जो फेस आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है हेडर। ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये ऐसा बॉक्स सा कटा हुआ है इसके टॉप सरफेस पर, तो टॉप सरफेस पर जो ये बॉक्स बॉक्स आपने काट के यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर, तो ये कहलाता है आपका फ्रॉग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि टॉप, ये जो फ्रॉग होता है ये कहाँ दिया जाता है, ये टॉप सरफेस पर दिया जाता है। क्लियर। अब इस फ्रॉग के दो फंक्शन यहाँ पे हो जाते हैं, इस फ्रॉग के क्या होते हैं, दो फंक्शन यहाँ पे होते हैं जिसलिए फ्रॉग को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला, यह फ्रॉग आपको क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड प्रोवाइड शियर की। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो ब्रिक का यूज करते हैं ना, लेयर बाय लेयर आपको यूज करना है एज एडेसिव मटेरियल के यूज करके। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आएगी तो उसमें शियर की वो ज्वाइंट प्रॉपर अच्छा बने, मजबूत रहे, इसलिए आप एक फ्रॉक को देते हो। दूसरा क्या होता है, इस फ्रॉक को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरी एक कंपनी है, मेरा नाम साकेत है, क्लियर, और मैंने बोला SK करके मेरी एक कंपनी है, क्लियर। अब आप कैसे पता लगाओगे कि किस कंपनी का ब्रेक है, क्लियर। तो इस फ्रॉक पोर्शन के अंदर आपने देखा होगा इस टाइप से, जैसे मैंने अपना नाम ही ले लिया, ठीक है, इस टाइप से लेटर्स लिखे होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रेड नेम को बताते हैं। किसको बताते हैं, ट्रेड नेम को बताते हैं कि भाई किसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है। तो ये आपके फ्रॉग का यहाँ पर फंक्शन हो गया है कि आप किस लिए प्रोवाइड करा रहे हो। ये SK का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेड नेम से है। ठीक है। आपको क्या बताएगा, ये ट्रेड नेम बताएगा कि किस कंपनी के द्वारा इस ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ठीक है। अब जैसे ब्रिक को अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, ब्रिक की एक डेफिनेशन बोल सकते हो कि ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय मोल्डिंग क्ले। हम ब्रिक को ऑब्टेन्ड करते हैं कैसे, क्ले को मोल्ड करके, कैसे, इन रेक्टेंगुलर शेप। कैसा शेप बन रहा है आपका, रेक्टेंगुलर शेप आपका बन रहा है, क्लियर, या रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपका बन रहा है ऑफ यूनिफॉर्म साइज। उसके बाद फिर इसको आप ड्राई करोगे एंड देन ड्राई एंड वर्निंग दीज ब्लॉक। क्लियर। ड्राई करना है फिर वर्न करना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ब्रिक यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, देखो जब बर्निंग के बाद आपको शेप मिलेगा तो प्रॉपर शेप मिलेगा, आपको इसको छीलने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको एक प्रॉपर शेप देना पड़े। जैसे अगर मैं स्टोन की बात करूं तो एक चट्टान से आप पत्थर को तोड़ोगे तो उसको प्रॉपर एक शेप की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपने पहले ही शेप दे दिया है, क्लियर, तो आप क्या बोलोगे,
नॉट रिक्वायर्ड ड्रेसिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। नॉट रिक्वायर्ड ड्रेसिंग। क्लियर, ड्रेसिंग यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्लियर, अब यहां पर आपने देखा था कि आप यहां पे जो क्या कर रहे थे, क्ले यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्ले आप यूज कर रहे थे, और इस क्ले के अंदर कुछ आपका केमिकली कंपाउंड भी आपने लिए हुए थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हम जब ब्रिक को बनाएंगे तो ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन क्या होगा। क्लियर, ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन क्या होगा, तो कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ठीक है, ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन क्या क्या आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर मैं कंपोजिशन की यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला जो मटेरियल यहाँ पे आपका आता है वो क्या आता है, देखो एल्यूमिना। और एल्यूमिना जो आपका होता है वो ब्रिक अर्थ के अंदर आप क्या करते हो, ब्रिक अर्थ के अंदर आप 20 to 30% ऐड करते हो। कितना करते हो, 20 to 30% आप ऐड करते हो। एल्यूमिना मतलब आपका क्या हो गया, Al2O3। ठीक है, तो पहला कंपोजिशन आपका एल्यूमिना यहाँ पे हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका यहाँ पे होता है सिलिका। क्या होता है आपका, सिलिका। सिलिका जो होता है आपका वो ब्रिक अर्थ के अंदर 50 to 60% आपका होता है, और इसको आप बोलते हो SiO2। क्या बोलते हो इसको, SiO2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका लाइम आता है। लाइम की अगर मैं बात करूं तो लाइम आप कितना मिक्स करते हो, यहाँ पे लाइम करते हो आप 4 to 5%। कितना करते हो, 4 to 5%। लाइम आपका क्या होता है, लाइम आपका होता है CaO। ठीक है, लाइम आपका क्या होता है, CaO। ठीक है, एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड आपका यहाँ पे लाइम हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन Fe2O3। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ऑक्साइड ऑफ आयरन जो आपका ब्रिक अर्थ के अंदर यूज किया जाता है वो 5 to 6% किया जाता है, 5 to 6%, और Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कंपोजिशन आपका होता है मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया कितना मिक्स किया जाता है, हाँ, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%, MgO। तो ये आपका कंपोजिशन हो गया कि अगर हम कोई ब्रिक अर्थ को जो यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन आपका यहाँ पर होगा। क्लियर, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एल्यूमिना आपने क्यों मिक्स किया है, तो एल्यूमिना यहाँ पर ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का फंक्शन है कि भाई हम यहाँ पर प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, किसको प्रोवाइड कराएंगे, प्लास्टिसिटी को प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, प्लास्टिसिटी से होगा क्या कि आप इस ब्रिक अर्थ को बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। क्लियर, इजीली आपकी मोल्ड हो जाएगी। क्लियर, लेकिन अगर प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी तो आपको ब्रिक अर्थ के अंदर वार्पिंग भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वार्पिंग। अब वार्पिंग क्या होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो एज है बिल्कुल स्ट्रेट है, अब यह एज आपकी इस टाइप से हो जाती है, इस टाइप से बैंड हो जाती है। ये आपकी वार्पिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती, ये आपकी वार्पिंग कहलाती है। क्लियर, तो ये वार्पिंग आपकी कब होगी, ये जो ग्रीन कलर से यहाँ पे बनाया है इसको मैंने बोला है वार्पिंग। तो वार्पिंग कब होगा, जब एल्यूमिना जो आपका है
वो वो आपका एक्सेस अमाउंट में हो जाए, एल्यूमिना क्या हो जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट, सिलिका की अगर मैं बात करूं तो सिलिका ब्रिक के अंदर क्रैकिंग हो गया, श्रिंकेज हो गया, बार्पिंग हो गया, इन सबको प्रिवेंट करता है और एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसका भी एक वो है, मतलब कि अगर आपने इसको एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड करा दिया तो यह क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेजन है, किले के अंदर क्या होता है, कोहेजन। क्लियर। जब सेम मटेरियल के पार्टिकल्स आपके चिपकते हैं तो कोहेजन होता है, तो कोहेजन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर। क्या करता है, कोहेजन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर। जिससे क्या होगा, अगर कोहेजन, तो आपने देखा होगा कुछ ब्रेक होते हैं उस पर ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो दाने दाने गिरना, बिखरना चालू हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन जिसको आप बोलते हो। ठीक है। तो अगर यह एक्सेस अमाउंट में होगा तो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लाइम। तो लाइम की अगर मैं बात करूं तो लाइम भी ब्रिक के अंदर क्या करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट कराता है। किसको प्रिवेंट कराता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट कराता है। लेकिन अगर यह एक्सेस अमाउंट में हो गया तो यह ब्रिक को मेल्ट कर देगा। मेल्ट कर देगा मतलब कि ब्रिक अपना शेप खो देगा, ब्रिक के पास कोई शेप नहीं बचेगा। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो। क्लियर। तो ब्रेक क्या करेगा, अपने शेप को खो देगा, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप आपका नहीं बनेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा, ये जो लाइम आपका है ना, ये लाइम के अंदर लम्प्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्प्स होंगे तो वो ब्रेक अर्थ के अंदर लम्प्स रह जाएगा, लम्प्स रह जाएगा तो लाइम क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है, इसकी स्लैकिंग हो जाती है। और जैसे ही इसकी स्लैकिंग होगी तो वहां पे पोर्स रह जाएगा, पोर्स रह जाएगा तो क्या होगा, ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये वीक हो जाएगा। क्लियर। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो लम्स भी इसके अंदर नहीं होने चाहिए। क्लियर। ऑक्साइड ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं तो यह ब्रिक के अंदर कलर को इम्पार्ट करता है। क्लियर। कलर को इम्पार्ट करता है। अच्छा, अगर मैं कलर की बात करूं, क्या करूं, ब्रिक के कलर की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये जो कलर यहाँ पर है वो कलर कौन सा है, तो याद रखना ब्रिक का जो कलर होता है वो रेड चेरी कलर होता है। कौन सा कलर होता है, रेड चेरी कलर आपके ब्रिक का होता है। क्लियर। जो किसके द्वारा इम्पार्ट होता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशिया की बात करूं तो मैंने लिखा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1%। तो मैग्नीशिया जो आपका होता है ना, यह हल्का सा एलोएस टिंट कलर आपके इस ब्रिक को प्रोवाइड कराता है। क्लियर। एलोएस टिंट कलर हल्का सा प्रोवाइड कराता है। क्लियर। या फिर आप बोल सकते हो एलोएस शेड प्रोवाइड कराता है यह ब्रिक को। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, जल्दी से बताएं। जो अपन ने अभी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट बोली कि ब्रिक क्या होता है, ब्रिक अर्थ का कंपोजिशन क्या क्या है। क्लियर। जल्दी से बताएं, क्लियर है। ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रिक होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रिक होता है वो कितने टाइप का होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक की। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ ब्रिक में आप देखते जाओ। ठीक है, सिंपली आपको बस याद रखना है कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिक को क्लासिफाइड करते हैं ब्रिक की क्वालिटी के बेसिस पर। इसके बेसिस पर, ब्रिक की क्वालिटी के बेसिस पर ब्रिक का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक होता है वो होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। कौन सा ब्रिक होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक। आपने सुना होगा ये नाम। ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है ये आपका टाइप होता है, किसका टाइप होता है, वंट ब्रिक का टाइप होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, द साइज इज स्टैंडर्ड। इसकी साइज जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। द कलर ऑफ दीज ब्रिक इज यूनिफॉर्म येलो और रेड।
क्लियर। यूनिफॉर्मली आपको येलो और रेड कलर आपको दिखेगा, क्लियर। तो ये यही पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जैसे साइज आपकी जो है वो आपकी कैसी रहेगी, स्टैंडर्ड आपकी साइज रहेगी, क्लियर। कलर की अगर बात की जाए, दीज ब्रिक्स का कलर जो है येलो और रेड आपका कलर रहेगा, क्लियर। इट इज वेल वर्न्ट, क्लियर। ये क्या होगा, वेल वर्न्ट होगा, क्लियर। दूसरा रेगुलर टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म शेप आपको देखने को मिलेगा, मतलब शेप में भी ऐसा नहीं कि इधर से जा रहा था ऐसा अंदर जाके ऐसा टेढ़ा फैल गया है, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म शेप आपका होगा, क्लियर। मतलब जो स्टैंडर्ड साइज आपकी थी ना 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, तो वही आपको साइज मिल जाएगी, क्लियर। द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज लेस देन 10%। अच्छा, ये जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या है? जब हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, तो कितना वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा? तो ये बोला उन्होंने कि भाई लेस देन 10% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 10% आपका होना चाहिए। अगर जनरली एक ब्रिक की आप बात करोगे तो कितना वेट होता है? 3.5 टू 4 kg के आसपास आपको वेट देखने को मिलता है, क्लियर। तो इन्होंने एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या बोली है कि भाई 24 घंटे तक अगर आप इसको पानी के अंदर इमर्ज्ड करके रखोगे तो 10% से ज्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्लियर। अगर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी आती है, मतलब क्रशिंग जो टेस्ट आप करोगे, ठीक है, तो भाई 280 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आपको इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिलेगी, क्लियर। वेयर इट इज 245 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज मिनिमम, क्लियर। ये आपकी मिनिमम है, इतना कम से कम इतना तो होना ही चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ये आपका मिनिमम यहाँ पर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव एफ्लोरेंसेस। डज नॉट हैव एफ्लोरेंसेस। अभी एफ्लोरेंसेस क्या होता है? अब यहाँ पे एक जो नई टर्म आई है आपकी कि भाई एफ्लोरेंसेस आपका क्या होता है। तो एफ्लोरेंसेस से आप क्या समझते हो? देखो क्या होता है, जो ब्रेक आपका होता है ना, तो ये ब्रेक क्या करता है कि आपने इसके अंदर बहुत सारे कंपोजिशन है, केमिकल्स इसके अंदर है। तो एक कंपोजिशन या फिर मैं ऐसा बोलूं एक आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिसका नाम है एल्कली, क्लियर। क्या नाम है उसका? एल्कली है। तो एल्कली क्या करता है कि यह एटमॉस्फेयर से वाटर को या फिर मैं बोलूं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एल्कली कंपाउंड क्या करता है, अगर एक्सेस अमाउंट में आ गया वो, तो अगर नॉमिनल अमाउंट में है तो कुछ नहीं होगा, क्लियर। तो अगर एक्सेस अमाउंट में आ गया तो यह एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर। एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही इसको हीट मिलेगी वह उस मॉइस्चर को एवेपोरेट कर देगा। जैसे ही वो मॉइस्चर आपका एवेपोरेट होगा, आपके ब्रिक के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आपके बन जाएंगे या व्हाइट पैचेस आपके बन जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द एफ्लोरेंसेस। उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप एफ्लोरेंसेस बोलते हो, ठीक है। तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम आपने को देखने को नहीं मिलेगी। इट इमिट्स अ मेटालिक साउंड व्हेन स्टक बाय अनदर सिमिलर ब्रिक और स्टक बाय अ हैमर, क्लियर। अगर हम फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या करें, दो ब्रिक को ले लें, क्या करें, हम फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर दो ब्रिक को ले लें और दोनों ही ब्रिक को एक साथ क्या करें, जैसे एक ब्रिक मैंने ये लिया, एक ब्रिक मैंने ये लिया, दोनों को पकड़ा और ऐसा स्टक किया, तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेटालिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हार्ड इनफ टू रेजिस्ट एनी फिंगर नेल्स एक्सप्रेशन। अगर मैं उंगली के नाखून से अगर कोई स्क्रैच बनाता हूं उसके ऊपर, तो कोई भी स्क्रैच उसके ऊपर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका यहाँ पर, इट इज फ्री फ्रॉम पेबल्स, ग्रेवल और ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जब ब्रिक अर्थ को आप रेडी कर रहे होगे ना, तो किसी भी टाइप का ग्रेवल्स, कंकड़ पत्थर या फिर वेजिटेटिव ऑर्गेनिक मैटर, मतलब घास फूस के टुकड़े मुकड़े, ये नहीं होना चाहिए आपके उसके अंदर, क्लियर। तो ये भी आपका एक फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है। पहली हो गई है कि भाई फिंगर नेल्स एक्सप्रेशन आपके नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और यह क्या होना चाहिए, यह आपका फ्री फ्रॉम होना चाहिए इन सारी चीजों से, ठीक है।
इन सारी चीजों से क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आपका होना चाहिए। जनरली अगर बात की जाए कि आप फर्स्ट क्लास ब्रेक को कहाँ पे यूज करते हो, तो इन अ बिल्डिंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, अगर मुझे बिल्डिंग की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहिए से 100 ईयर्स, क्लियर, समथिंग 100 साल अगर मुझे चाहिए तो मैं फर्स्ट क्लास ब्रेक का यूज करूंगा। फॉर बिल्डिंग एक्सपोजेस टू अ कोरोजिव एनवायरमेंट, क्लियर, हमारी जो बिल्डिंग है अगर वो कोरोजिव एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड है तो हम फर्स्ट क्लास ब्रेक का यूज करेंगे। फॉर मेकिंग कोर्स एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, अगर मुझे कंक्रीट का कोर्स एग्रीगेट बनाना है, ठीक है, तो भी हम फर्स्ट क्लास ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट आपका सेकेंड क्लास ब्रेक आता है। ठीक है, सेकेंड क्लास ब्रेक आपका क्या कहलाता है, देखो, तो सेकेंड क्लास ब्रेक की अगर बात करें तो देखो, द साइज इज स्टैंडर्ड, इसका भी साइज स्टैंडर्ड रहेगा। कलर इज यूनिफॉर्म येलो और रेड रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो आपका फर्स्ट क्लास ब्रेक का पहला पॉइंट था इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये आपका सेम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इट इज वेल वर्न्ड, स्लाइटली ओवर वर्न्ड इज एक्सेप्टेबल। वेल वर्न्ड भी ये होता है और स्लाइटली ओवर वर्न्ड भी होता है। स्लाइटली बहुत ही कम आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा ओवर वर्न्ड की बात नहीं कर रहा है वो, स्लाइटली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ओवर वर्न्ड आपको मिल सकता है। क्लियर, क्या मिल सकता है, स्लाइटली ओवर वर्न्ड आपको ये मिल सकता है जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इट हैज रेगुलर शेप, क्लियर, यूनिफॉर्म नहीं है, रेगुलर शेप, इफ्लोरेंसेस इज नॉट एप्रिसिएबल, क्लियर। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मोर देन 10% बट लेस देन 15%। अगर आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की यहाँ पे बात करते हो तो 10% से ज्यादा और 15% से कम आपको इसकी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखो वहां पे 280 था और मिनिमम 245 था, यहाँ पे 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मिनिमम की अगर बात की जाए तो 154 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी ये क्रशिंग स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ये सेकेंड क्लास ब्रिक की आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना ये क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, देखो, इट एमिट्स अ मेटालिक साउंड व्हेन स्टक बाय अनदर सिमिलर और स्टक बाय अ हैमर। क्लियर, अगर सेम ब्रिक से आप दोनों को स्टक कर रहे हो या फिर हैमर से आप स्टक कर रहे हो तो मेटालिक रिंगिंग साउंड जो आपका है यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। इट इज हार्ड इनफ टू रेजिस्ट एनी फिंगर नेल्स एक्सप्रेशन ऑन द ब्रिक सरफेस। क्लियर, मतलब रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए, फिंगर नेल से आप रेजिस्ट कर रहे हो तो। इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 स्टोरी बिल्डिंग। क्लियर, अगर आप 1 स्टोरी बिल्डिंग का बना रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। टेम्पररी शेड में आप यूज कर सकते हो। व्हेन इंटेंडेड ड्यूरेबिलिटी इज नॉट मोर देन 15 ईयर्स। क्लियर, 15 साल से ज्यादा की आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए तो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे आप ये फिगर्स देख सकते हो, ये जो पहला ब्रेक आपका है ये फर्स्ट क्लास ब्रेक का फिगर आप देख रहे हो, ये दूसरा आप देख रहे होगे तो ये आपका सेकंड क्लास ब्रेक है, ये आपका बिल्कुल थर्ड क्लास ब्रेक आपका है, और ये बिल्कुल आपका देखो टूटा फूटा जो दिख रहा है ये आपका फोर्थ क्लास ब्रेक है। क्लियर, 4 टाइप के आपके होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर, तो फर्स्ट पढ़ लिया आपने, सेकेंड आपने पढ़ लिया, थर्ड अपन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्लास जो ब्रेक आपका होता है इसके अंदर इसकी जो शेप और साइज होती है वो रेगुलर साइज नहीं होती है। द शेप एंड साइज आर नॉट रेगुलर। ठीक है, द कलर इज सॉफ्ट एंड लाइट रेड। क्लियर, इसका जो कलर होता है आप देख सकते हो कैसा हो गया, सॉफ्ट एंड लाइट रेड आपका हो गया है। क्लियर, और शेप और साइज भी आपका इसका रेगुलर नहीं है। आप यहाँ पे डायग्राम में जा सकते हो, यहाँ पे देखो आप, सॉफ्ट और लाइट रेड कलर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, इट इज अंडर वर्न। क्लियर, ये अंडर वर्न होता है, मतलब प्रॉपर बेल वर्न नहीं है, ओवर वर्न नहीं है, अंडर वर्न मतलब पूरा आपका वर्न नहीं हुआ है, स्लाइटली ओवर वर्न भी हो सकता है जो एक्सेप्टेबल हो। इट हैज एक्सटेंसिव इफ्लोरेंसेस। क्लियर, इसके अंदर इफ्लोरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, आप देखो ये व्हाइट स्पॉट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो द टेक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका जो टेक्सचर होगा वो भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा।
एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मोर देन 15% आपकी चली जाएगी और लेस देन कितना होगा 20% आपका होगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी आपको 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 105 आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी हो गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इमिट्स अ डल और ब्लंट साउंड व्हेन स्टक बाय अनदर ब्रिक और हैमर। क्लियर। दो ब्रिक को अगर आप ऐसा करोगे तो अब मेटालिक रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, डल साउंड आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, डल साउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इट लीव्स फिंगरनेल्स एक्सप्रेशन व्हेन वन ट्राइज टू डू विद द थंबनेल। क्लियर। अगर आप करोगे, मार्क करोगे तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा, आपको वो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा आपकी फिंगर नेल्स का। ठीक है, किसके ऊपर, थर्ड क्लास ब्रिक के ऊपर। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। फोर्थ क्लास ब्रिक तो आपका क्या होता है, ओवरवर्न्ट ब्रिक होता है। क्लियर। फोर्थ क्लास ब्रिक क्या होता है आपका, ओवरवर्न्ट ब्रिक होता है। ठीक है, किसी काम का ही नहीं है क्या, कुछ काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो थर्ड क्लास ब्रेक आपका होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप यहीं पे अपन देख लेते हैं। आप बोलोगे सर ने स्किप करा दिया, यहाँ पे फोर्थ क्लास ब्रेक भी लिख लो आप। ठीक है, फोर्थ क्लास ब्रेक जो आपका होता है, वो फोर्थ क्लास ब्रेक आपका क्या होता है, हाँ। ठीक है, डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज का आपका होता है, कोई भी ना तो इसका शेप है ना साइज है। डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज। ठीक है, डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज। ठीक है, तो मतलब एक और चीज आपको याद रखना है, ये कैसा होता है, ओवरवर्न्ट होता है। ये आपका क्या होता है, ओवरवर्न्ट होता है, क्योंकि ना यहाँ पे टेम्परेचर आपका कंट्रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, टेम्परेचर आपका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो फोर्थ क्लास ब्रेक आपका होता है ना, इसको आप जामा ब्रेक भी बोलते हो, इसको आप जामा ब्रेक भी बोलते हो। क्लियर। ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन जामा ब्रेक। ठीक है। अच्छा, जो थर्ड क्लास आपका ब्रेक होता है ना, आप इसको आमा ब्रेक भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप आमा ब्रेक भी बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। क्लियर। ये फर्स्ट क्लास ब्रेक आपका है। ठीक है, सीमेंट ऑफ लाइम मोर्टार आप यहाँ पे यूज करते हो। द सरफेस एंड एज ऑफ ब्रेक आपकी कैसी होती है, शार्प होती है। द थिकनेस ऑफ मोर्टार ज्वाइंट डज नॉट एक्सीड 10 mm। क्लियर। मोर्टार ज्वाइंट की जो थिकनेस होती है 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रेक की प्रॉपर्टी देखो, ग्राउंड मोल्डेड ब्रेक आपका यहाँ पे यूज होना चाहिए। ब्रेक्स आर रफ एंड शेप इज स्लाइटली इरेगुलर। ब्रेक जो आपका होता है हल्का सा रफ होता है और शेप आपका स्लाइटली इरेगुलर आपको देखने को मिलेगा। थिकनेस ऑफ मोर्टार ज्वाइंट यहाँ पे आप 12 mm ले लोगे, 12 mm तक चलेगी। थर्ड क्लास की बात करें तो ब्रेक आर नॉट हार्ड रफ सरफेस विथ डिस्टॉर्टेड शेप। क्लियर। इसका तो शेप ही डिस्टॉर्टेड है, टेम्पररी स्ट्रक्चर में आप इसका यूज कर लेते हो। क्लियर। वहां पे आप यूज नहीं करोगे इसका, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा गल जाएगा ये बिल्कुल ही। क्लियर। बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा आपका ये वाला ब्रेक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बेस्ड ऑन बिल्डिंग प्रोसेस। क्लियर। बिल्डिंग प्रोसेस के बेसिस पर, ब्रिक को बनाने की प्रोसेस के बेसिस पर अगर ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक आपका क्या होता है, सिंपली आपको पता भी होगा ये। सबसे पहला आपका होता है अनवर्न्ट ब्रिक। क्लियर। जैसे ही आपने मिट्टी को क्या किया है, मोल्ड किया है। क्लियर। जैसे ही आपने मिट्टी को मोल्ड किया और मोल्ड करने के बाद सूखने के लिए रख दिया, तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये जो फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका अनवर्न्ट ब्रिक का ही फिगर बना हुआ है। किसका बना हुआ है, अनवर्न्ट ब्रिक का फिगर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है।
तो ये अनवर्न्ड ब्रेक कहलाता। दीज आर हाफ वर्न्ड ब्रेक आप बोल सकते हो, इसको बोल दिया इन्होंने। क्लियर। इसका कलर आपका एलओएस होता है, स्ट्रेंथ आपकी लो होती है, इसमें सुर्खी और लाइम आप यूज करते हो। क्लियर। तो ये चीजें आपका होता है, अनवर्न्ड ब्रेक होता है। नेक्स्ट होता है आपका क्या होता है, वर्न्ड ब्रेक होता है। वर्न्ड ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक को आपने ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसको वर्न कर दिया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेक जो होता है उसको वर्न आप कहाँ करते हो, तो ये वर्न आपको याद रखना है, आप कहाँ करोगे, किल्स, और आपका दूसरा होता है क्लेम। क्लियर। गांव के अंदर देखा होगा ना, भट्टे लगाए जाते हैं ना, वो क्लेम की बात की जा रही। क्लियर। तो आप इसको वर्न कर देते हो, बस इतना डिफरेंस है। तो ये जो आप ब्रेक देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम आपका है, ये डायग्राम आपका है वर्न्ट ब्रेक का। ये डायग्राम आपका किसका है, वर्न्ट ब्रेक का आपका डायग्राम है। ठीक है। ये आपका वर्न्ट ब्रेक आपका हो गया। ओवरवर्न्ट और जामा ब्रेक आपको पता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन ज बैटरीफाइड ब्रेक एज इट इज फायर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन कन्वेंशनल ब्रेक। क्लियर। कन्वेंशनल ब्रेक के कंपैरिजन में एक टाइम इसको ज्यादा लगता है, और ज्यादा टाइम लगने के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे है कि आपका ओवरवर्न्ट ब्रेक होता है, हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसका शेप जो होता है पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी हाई हो जाती है। क्लियर। स्ट्रेंथ भी आपको इसकी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। किसके इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास ब्रिक के इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। क्लियर। इट इज यूज्ड एज लाइम कंक्रीट फॉर द फाउंडेशन। क्लियर। फाउंडेशन के लिए एज अ लाइम कंक्रीट आप इसका यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कोर्स एग्रीगेट इन द कंक्रीट ऑफ स्लैब। क्लियर। कंक्रीट की अगर आपको स्लैब डालनी है तो एज अ कोर्स एग्रीगेट आप इस ओवरवर्न्ट और जामा ब्रेक का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई आपको मिलेगी, क्योंकि ये क्या हो गया है, ओवरवर्न्ट आपका हो गया है। क्या हो गया है, ओवरवर्न्ट आपका हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेसिस पर। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग मेथड की अगर बात की जाए तो पहला आपका होता है एक्सट्रूडेड ब्रेक। क्या होता है, एक्सट्रूडेड ब्रेक। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। ठीक है। जनरली हम बंट ब्रेक, अनबंट ब्रेक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो ना तो हमारा एई का जो पेपर होता है उसमें इतना पूछा जाता है, सब इंजीनियर में पूछा जाता है, तो उसमें उतना ही हमने पढ़ा हुआ है, कॉलेज टाइम में उतना ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक्सट्रूडेड ब्रेक आपका होता है, ये कैसे बनता है, इट इज क्रिएटेड बाय फोर्सिंग क्ले एंड वाटर इनटू अ स्टील डाई। स्टील डाई के अंदर क्ले और वाटर को फोर्स किया जाता है विथ अ वेरी रेगुलर शेप एंड साइज। क्लियर। रेगुलर शेप एंड साइज के साथ then cutting the resulting column into shorter units with wire। क्लियर। वायर की हेल्प से उसको कट किया जाता है। बिफोर फायरिंग इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन विथ लिमिटेड बजट। क्लियर। इसका जो इट आप यूज करते हो, जिनका लिमिटेड बजट होता है ना, उसमें आप यूज करते हो। इट हैज 3 और 4 होल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स अप टू 25% वॉल्यूम ऑफ द ब्रेक। क्लियर। इसके अंदर होल्स बने हुए होते हैं, तो वो बोला जाता है एक्सट्रूडेड ब्रेक। नेक्स्ट आपका आता है मोल्डेड ब्रेक। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है मोल्डेड ब्रेक। तो अब मोल्डेड ब्रेक आपका क्या होता है, मोल्डेड ब्रेक की अगर बात की जाए तो इट इज शेप्ड इन मोल्ड बाय हैंड रादर बीइंग इन द मशीन। क्लियर। इसको आप मोल्ड कर सकते हो। क्या होता है, मोल्ड हमारे पास होता है लकड़ी का या स्टील का, उसके अंदर मिट्टी को भरा, टेबल मोल्डेड भी होता है, ग्राउंड मोल्डेड भी होता है। टेबल के ऊपर आपने ऐसा मोल्ड किया और बाहर निकाल दिया, या फिर आपने उसको ग्राउंड के ऊपर किया और बाहर निकाल दिया, या फिर यही मोल्डिंग हम मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग के बेसिस पर आपका ये मोल्डेड ब्रेक यहाँ पर बन रहा है। क्लियर। तो मोल्डेड ब्रेक्स बिटवीन 50-65 mm आर अवेलेबल इंस्टेंटली। ठीक है। इंस्टेंटली आपको मिल जाते हैं। अदर साइज और शेप आर अवेलेबल इन वीक आफ्टर द ऑर्डर। क्लियर। ये ऑर्डर के बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ड्राई प्रेस्ड ब्रेक। अब ड्राइड प्रेस्ड ब्रेक आपका क्या होता है, ठीक है, ड्राइड प्रेस्ड ब्रेक आपका क्या होता है वो देखो आप। इट इज द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ब्रेक विच आर मेड बाय कंप्रेसिंग क्ले इनटू मोल्ड। क्लियर। मोल्ड के अंदर आप क्ले को कंप्रेस करके इसको बनाते हो।
इट हैज अ डीप फ्रॉग इन वन बेडिंग सरफेस, जिसकी एक बेडिंग सरफेस के ऊपर आपको डीप फ्रॉग पोर्शन मिलता है, क्लियर, एंड सेलो फ्रॉग आपको क्या मिलेगा, अदर साइड पे मिलेगा। आपने कंप्रेस किया है तो जिधर से कंप्रेस किया है वहां पे ज्यादा मिलेगा, और जो बॉटम से हल्का सा कंप्रेस हुआ होगा तो अनदर सरफेस पे स्मॉल फ्रॉग पोर्शन आपको मिलेगा। तो ये आपका ड्राई प्रेस्ड ब्रिक कहलाता है, क्लियर, ये आपका क्या कहलाता है, ड्राई प्रेस्ड ब्रिक आपका कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन, क्लियर, रॉ मटेरियल के बेसिस पर, रॉ मटेरियल के बेसिस पर आप क्या बोलोगे कि हमारा जो सबसे पहला होता है वो वंट क्ले ब्रिक होता है, ठीक है। अब देखो वंट क्ले ब्रिक मतलब आपने यहाँ पे क्ले का यूज किया है, ठीक है। तो देखो इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द क्ले इन मोल्ड, हम क्ले को मोल्ड के अंदर प्रेस करते हैं, एंड ड्राइड सॉरी फ्राइड एंड ड्राइड इन क्लिन्स, क्लियर, मतलब दोनों बर्निंग और ड्राइंग आपकी क्लिन के अंदर हो रही है। इट इज द मोस्ट यूज्ड ब्रिक, ये आपका मोस्ट यूज्ड ब्रिक होता है। इट रिक्वायर्स प्लास्टरिंग व्हेन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको यूज करते हो तो प्लास्टर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 12 mm थिकनेस की आप प्लास्टरिंग करते हो, ठीक है, प्लास्टर्ड वॉल जिसको आप बोलते हो, तो प्लास्टरिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है फ्लाई एश ब्रेक, क्लियर, यहाँ पे आप फ्लाई एश का यूज करते हो, ठीक है। तो फ्लाई एश ब्रेक आपका क्या होता है, देखो इट इज मैन्युफैक्चर्ड व्हेन फ्लाई एश एंड क्ले आर मोल्डेड इन 1000 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, आप यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हो, फ्लाई एश और क्ले को मोल्ड कर रहे हो। इट कंटेंट अ हाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर हाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड होता है फ्लाई एश के अंदर। दैट इज व्हाई यूजुअली डिस्क्राइब एज सेल्फ सीमेंटिंग, क्लियर, जो आप बोल सकते हो इसीलिए यह डिस्क्राइब सेल्फ सीमेंटिंग करता है। इट यूजुअली एक्सपांड व्हेन कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ मॉइस्चर, क्लियर, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ये एक्सपांड होगा। इट इज लेस पोरस, ये कम पोरस होता है क्ले ब्रिक के कंपैरिजन में, और यह आपको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लियर, फिर भी हम लोग कर देते हैं, भाई पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो पैसा ज्यादा है तो हम प्लास्टरिंग कर देंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है इस वाले ब्रिक में प्लास्टरिंग की, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंक्रीट ब्रिक आपका होता है, इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट का बना होता है। इट इज द लीस्ट यूज्ड ब्रिक, यह लीस्ट यूज्ड ब्रिक होता है। इट हैज लो कंप्रेशन स्ट्रेंथ एंड इज ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है। दीज ब्रिक्स आर यूज्ड अबव एंड बिलो द डैम्प प्रूफ कोर्स, क्लियर, जब हम डैम्प प्रूफ कोर्स की बात करते हैं, डीपीसी की बात करते हैं, तो वहां पे हम इस ब्रिक का यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये लेस यूज्ड आपका ब्रिक होता है। दीज ब्रिक्स आर यूज्ड कैन बी यूज्ड फॉर द facades, fences and internal brickworks because of their sound reduction and heat resistance quality, क्लियर, साउंड रिडक्शन अगर मुझे चाहिए तो फिर हम इसको एज अ कंक्रीट ब्रिक को हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना, क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्टार ब्रिक, इसको मोर्टार ब्रिक भी बोला जाता है, क्लियर। डिफरेंट कलर पिगमेंट में आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप बोलोगे मेरे को रेड कलर का ब्रिक चाहिए तो कर सकते हो, आपको कलरिंग पिगमेंट यहाँ पर क्या करना है, यूज करना पड़ेगा, क्लियर। इट शुड नॉट बी यूज्ड बिलो ग्राउंड, क्लियर, ग्राउंड के नीचे आप इसका यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है सैंड लाइन ब्रिक। अब सैंड लाइन ब्रिक आपका क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, सैंड लाइन ब्रिक होता है। सैंड लाइन ब्रिक आपका क्या होता है, तो सैंड लाइम ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो देखो सैंड, फ्लाई एश एंड लाइम आर मिक्स्ड एंड मोल्डेड अंडर प्रेशर, क्लियर, रॉ मटेरियल के बेसिस पर है, तो याद रखो सैंड लाइम ब्रिक है तो सैंड, फ्लाई एश और लाइम इन तीनों को मिक्स करके अंडर प्रेशर आपने मोल्डेड कर दिया है। ड्यूरिंग वेट मिक्सिंग अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू बॉन्ड द मिक्सचर, तो वेट प्रोसेस के दौरान केमिकल रिएक्शन होगी जो इनके बीच में बॉन्ड को क्रिएट करेगी। देन दे आर प्लेस्ड इन द मोल्ड, उसके बाद आप मोल्ड के अंदर प्लेस्ड कर दोगे। द कलर इज ग्रेस कलर होगा, एज इट ऑफर समथिंग ऑफ एस्थेटिक व्यू। इट ऑफर अ स्मूथर फिनिश एंड यूनिफॉर्म अपीयरेंस देन द क्ले ब्रिक, क्ले ब्रिक के कंपैरिजन में स्मूथ फिनिश आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म अपीयरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर। एज अ रिजल्ट इज ऑल्सो डजंट रिक्वायर्ड प्लास्टरिंग, क्लियर, प्लास्टरिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी आपको नहीं होने वाली है,
इट इज यूज्ड एज लोड बियरिंग मेंबर। क्लियर, आप इसको एज अ लोड बियरिंग मेंबर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फायर ब्रेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका फायर ब्रेक होता है। फायर ब्रेक आपका क्या होता है, देखो इट इज ऑल्सो नॉन एज रिफैक्टरी ब्रेक। क्लियर, or it is manufactured from a specially designed earth. After burning it can withstand very high temperature without affecting its shape। क्लियर, तो रिफैक्ट्री ब्रेक आपका होता है और रिफैक्ट्री क्ले से आपका बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आप चिमनी वगैरह होती है ना, तो चिमनी वगैरह बनाना है आपको, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसमें जो चिमनी आप बनाते हो पीछे, तो वहां पे आप इस फायर ब्रिक का यूज करते हो। या फिर फायर रेजिस्टेंस, आपको कुछ भी चीज बनानी है तो फायर ब्रिक का यूज करोगे। ठीक है, साइज एंड स्ट्रेंथ जो आपका होगा, विदाउट अफेक्टिंग इट साइज एंड स्ट्रेंथ, इट इज यूज्ड फॉर द लाइनिंग ऑफ चिमनी, चिमनी की लाइनिंग करने में। फर्नेस, क्लियर, वेयर द यूजुअल टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हाई, जहां पे यूजुअल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग ब्रिक्स यहाँ पे है, ये कंक्रीट ब्रिक्स आपका हो गया, ये आपका फ्लाई एश ब्रिक हो गया, ये आपका फायर ब्रिक हो गया, ये आपका सैंड लाइन ब्रिक हो गया, ये आपका सन ड्राइड क्ले ब्रिक हो गया। क्लियर, तो ये आप इमेजेस भी देख सकते हो सारे ब्रिक्स की कि कौन सा ब्रिक आपका कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये इमेजेस आप याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लोकेशन के बेसिस पर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई लोकेशन के बेसिस पर ब्रिक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, लोकेशन के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक आपका क्या कहलाता है, देखो द फेसिंग ब्रिक आपका क्या होता है, ऑफ एनी बिल्डिंग नॉन एज फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक्स आर स्टैंडर्ड इन साइज, आर स्ट्रॉन्गर देन अदर ब्रिक्स एंड ऑल्सो हैव बेटर ड्यूरेबिलिटी। द कलर इज रेड और ब्राउन शेडेड टू प्रोवाइड अ मोर एस्थेटिक लुक। इसका जो कलर होता है ना, ब्राउन और रेड कलर का शेड होता है। There are many types of facing bricks which are different techniques and technology. Facing bricks should be weather resistant as they are most generally used on exterior wall of building। आपने किसी घर को देखा होगा, घर के बाहर ऐसा ब्रिक की लाइनिंग टाइप की बनी हुई होती है, बहुत सुंदर लगती है, आपको लगता है कि टाइल्स लगा दी है, प्रॉपर लाइनिंग आपकी दिखाई देती है। क्लियर, वो फेसिंग ब्रिक होता है जो सिर्फ एक्सटीरियर वॉल पे ही लगाया जाता है। क्लियर, चिपकाया जाता है एक्सटीरियर वॉल पे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा अपीयरेंस के लिए आप उसको एज अ यूज करते हो। तो लोकेशन के बेसिस पे बात करूं तो उस ब्रिक को आप क्या बोलोगे, फेसिंग ब्रिक बोलोगे। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्या होता है फेसिंग के बाद, फेसिंग के बाद आपका होता है बेकिंग ब्रिक। बेकिंग मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ब्रिक डू नॉट हैव एनी स्पेशल फीचर, कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है। दे आर जस्ट यूज बिहाइंड द फेसिंग ब्रिक टू प्रोवाइड सपोर्ट। वो होता है ना कि हमें घर के अंदर बिनाइल फ्लोरिंग कराना है, घर की फ्लोर के ऊपर क्या कराना है, बिनाइल फ्लोरिंग अगर मुझे कराना है तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे जो टाइल्स लगाएंगे वो टाइल्स क्या लगाएंगे, सस्ती वाली लगाएंगे ना, क्योंकि वो थोड़ी दिखनी है, दिखना तो हमारी बिनाइल फ्लोरिंग है। तो हम बिनाइल फ्लोरिंग में ज्यादा पैसा लगा देंगे, वो नीचे जो टाइल्स लगाएंगे वो ऐसे ही सस्ती वाली टाइल्स लगा देंगे। सिमिलरली इसमें कोई खास फीचर नहीं होते। ये जो फेसिंग ब्रेक होता है ना, इसके पीछे आप यूज कर लोगे, इसको सपोर्ट देने के लिए आप इसको यूज करोगे, इसलिए इसका नाम दे दिया है बैकिंग ब्रेक। याद रखना कहां पे लगाते हैं, फेसिंग ब्रेक के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है क्लासिफिकेशन, इसके बेसिस पर वेदर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी के बेसिस पर। तो वेदर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी के बेसिस पर अगर टाइप देखा जाए तो सीवियर वेदर ग्रेड आपका होता है, एक तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आपकी है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड इन कंट्री विच आर कवर्ड इन स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर। कहाँ यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ईयर, स्नो से अगर आपकी कवर्ड है तो आप इसको यूज करते हो। इस ब्रिक का सबसे अच्छा पार्ट होता है फ्रीज और थ्रो वाला जो एक्शन आपका होता है उसको रजिस्टर कर लेता है। क्लियर, मॉडरेट वेदर ग्रेड आपका होता है। नेक्स्ट क्या होता है, मॉडरेट वेदर ग्रेड आपका होता है, सीवियर वेदर ग्रेड आपका हो गया। अब मॉडरेट की बात करें, दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। कहां पे यूज किया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में यूज किया जाता है। दे कैन विदस्टैंड एनी हाई टेम्परेचर। क्लियर, ये किसी भी हाई टेम्परेचर पर
स्टैंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नो वेदर ग्रेड, कोई सा भी ग्रेड नहीं है यहाँ पे, ना तो मॉडरेट है और ना सीवियर है। तो फिर क्या होगा, तो देखो दीज ब्रिक्स डू नॉट हैव एनी वेदर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी एंड यूज्ड ऑन द इनसाइड वॉल। क्लियर, तो इनको इनसाइड वॉल में यूज किया जाता है। ये जो दोनों हो गए आपके, इनको आप एक्सटीरियर वॉल्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूजिंग के बेसिस पर कि आप जो ब्रिक को यूज करते हो, तो यूजेस के बेसिस पर आपका ब्रिक कितने टाइप का होता है। एक तो कॉमन ब्रिक हो जाएगा, एक आपका इंजीनियरिंग ब्रिक हो जाएगा। क्लियर, एक आपका क्या हो जाएगा, कॉमन ब्रिक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग आपका ब्रिक हो जाएगा। कॉमन ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो देखो दीज ब्रिक्स आर द मोस्ट कॉमन ब्रिक यूज्ड, कॉमनली है इसलिए इसको क्या बोल दिया है, इसको बोल दिया है भाई मोस्ट कॉमन ब्रिक होता है। दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल फीचर और रिक्वायरमेंट, किसी प्रकार का इसमें स्पेशल फीचर नहीं है। दे हैव लो रेजिस्टेंस, लो क्वालिटी, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर, ये सारी चीजें भी लो हैं। दे आर यूजुअली यूज्ड ऑन द इंटीरियर वॉल, तो जो कॉमन ब्रिक्स आपका होता है उसको एज अ इंटीरियर वॉल आप यूज कर लेते हो। इंजीनियरिंग ब्रिक्स आपका जो होता है, दीज ब्रिक्स आर नॉन फॉर मेनी रीजंस। दे हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, दे हैव गुड लोड बीयरिंग कैपेसिटी, लोड बीयरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, डैम्प प्रूफ, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, यूनिफॉर्म रेड कलर भी है, क्लासिफाइड एज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लियर, एंड क्लास ए इज द स्ट्रॉन्गर बट क्लास बी इज मोस्ट यूज। क्लास ए आपका स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन क्लास बी जो आपका होता है वो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। दे आर यूज फॉर मेनली सिविल इंजीनियरिंग वर्क, लाइक जैसे कि सीवर्स आप बना रहे हो, मैनहोल्स आप बना रहे हो, ग्राउंड वर्क आप कर रहे हो, रिटेनिंग वॉल बना रहे हो, डैम प्रूफ कोर्सेज कर रहे हो, तो वहां पे आप इसका यूज करते हो। क्लियर, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में इसको डिवाइड किया है। क्लास ए आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट मोस्ट कॉमन की अगर मैं बात करूं तो क्लास बी का आप यूज करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूं तो शेप के बेसिस पर आपके यहाँ पे कितने टाइप के ब्रेक होते हैं, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस है। क्लियर, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांसेस है, तो ये वाली टाइप आपको ज्यादा याद रखना है। क्लियर, एक तो ये याद रखना है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास आपको याद रखना है, वंट, अनवंट और ओवरवंट आपको याद रखना है। इतना तो ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है बुलनोज ब्रेक। कौन सा आता है, बुलनोज ब्रेक। अब ये बुलनोज ब्रेक आपका क्या होता है, देखो दीज ब्रिक्स आर मोल्डेड इनटू राउंड एंगल। क्लियर, इस ब्रिक को आप राउंड एंगल में मोल्ड करते हो। दे आर यूज्ड फॉर राउंडेड क्वेंस। क्लियर, राउंडेड क्वेंस अगर आपको बनाना है तो बुलनोज ब्रिक का आप यूज करोगे, राउंड एंगल्स में आप इसको मोल्ड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है एयर ब्रिक। कौन सा आता है आपका, एयर ब्रिक। एयर ब्रिक आपका क्या होता है, देखो These bricks contain holes to circulate air. इस ब्रिक के अंदर होल्स बने हुए होते हैं जो एयर का सर्कुलेशन करते हैं। They are used on suspended floors and cavity wall. क्लियर, हम सस्पेंडेड फ्लोर या फिर कैविटी वॉल में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है चैनल ब्रेक। नेक्स्ट क्या होता है, चैनल ब्रेक होता है। ये क्या होता है, दे आर मोल्डेड इनटू द शेप ऑफ अ गटर और चैनल। क्लियर, चैनल के जैसा शेप होता है या गटर के जैसा शेप आपका होता है। दे आर यूज्ड इन ड्रेन्स। क्लियर, जहां पे ड्रेनेज की बात की जाती है, ड्रेन्स की बात की जाती है, तो वहां पे आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट आपका जो होता है, नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका कॉपिंग ब्रिक्स। क्लियर, कॉपिंग ब्रिक्स आपका क्या होता है, दे कैन बी हाफ राउंड। क्लियर, आधा राउंड इसका होता है। जैसे कि चेम्फर्ड कमांड आपने देखी होगी ऑटोकैड में, एक ऐसा चेम्फरिंग कर देते हो, हाफ राउंड, चेम्पर्ड, सैडल बैक्स, एंगल। क्लियर, वेरिड अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। क्लियर, थिकनेस ऑफ द वॉल के अकॉर्डिंग आप उसको हाफ राउंड भी कर सकते हो, चेम्फर्ड, सैडल बैक और एंगल्ड भी होता है। क्लियर, ये आपका कॉपिंग ब्रिक होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका आता है नेक्स्ट काउ नोज ब्रिक। कौन सा आता है, काउ नोज ब्रिक। अब ये काउ नोज ब्रिक क्या होता है, ब्रिक्स हैविंग डबल बुलनोज। क्लियर, ये जो बुलनोज ब्रिक था ना, तो ये राउंड एंगल इसके अंदर था, तो इसने क्या बोला, ब्रिक्स हैविंग डबल बुलनोज।
नॉन एज काउनोज ब्रेक, उसको आप एज अ काउनोज ब्रेक बोलोगे, जिसके अंदर डबल बुल नोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका होता है कैपिंग ब्रेक्स। कैपिंग ब्रेक मतलब क्या होता है, दीज ब्रेक्स आर यूज्ड टू कैप द टॉप ऑफ पैरापेट और फ्री स्टैंडिंग वॉल। फ्री स्टैंडिंग वॉल है, यहाँ पर छत के ऊपर जो पैरापेट वॉल बनाते हो तो उसके ऊपर आप एक कैपिंग ब्रेक का यूज करते हो। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेक बेनील्स, क्लियर। तो ब्रेक बेनील्स आपका क्या होता है, दीज ब्रेक्स आर थिन एंड यूज्ड फॉर क्लैडिंग, क्लियर। क्लैडिंग के लिए हम जो ब्रेक का यूज करते हैं, क्लियर, पतला सा बिल्कुल ब्रेक आपका आता है, एज अ क्लैडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसको हम ब्रेक बेनील्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो ब्रेक होता है, ठीक है, वो होता है हमारा कर्व्ड सेक्टर ब्रेक। अब कर्व्ड सेक्टर ब्रेक की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, दीज आर कर्व्ड इन शेप, नाम से ही समझ में आ रहा है कर्व्ड शेप में होगा। दीज आर यूज्ड इन आर्क पेवमेंट ईटीसी, क्लियर, आर्क्स वगैरह में आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट आपका होता है होलो ब्रिक्स। होलो ब्रिक्स क्या होता है, दीज ब्रिक्स आर अराउंड 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द नॉर्मल ब्रेक। जो नॉर्मल ब्रेक होता है उसके कंपैरिजन में इसका वेट देखा जाए तो 1/3 आपको वेट इसका देखने को मिलेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर और कैविटी ब्रेक, क्लियर, इसको आप सेलुलर और कैविटी ब्रेक के नाम से भी जानते हो, किसको, होलो ब्रेक को, ठीक है। होलो ब्रेक आपका क्या होगा, सेलुलर और कैविटी ब्रेक्स आपका होगा। Their thickness is from 20 to 25 mm, क्लियर, आपको थिकनेस जो मिलेगी 20 से 25 mm मिलेगी। These bricks pave the way to quicker construction as they can be laid quickly compared to normal bricks. They are used in partitioning, क्लियर, पार्टीशनिंग, सॉरी, पार्टीशनिंग की हम जब बात करते हैं तो होलो ब्रिक का यूज करते हैं और बहुत जल्दी आप इससे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है पेविंग ब्रिक, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है आपका, पेविंग ब्रिक आता है। अब पेविंग ब्रिक की बात की जाए तो पेविंग ब्रिक क्या होगा, तो दीज ब्रिक्स कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ आयरन, क्लियर, इस ब्रिक के अंदर अच्छा कंटेंट होता है आयरन का। आयरन विट्रीफाइज ब्रिक्स एट लो टेम्परेचर, क्लियर। दे आर यूज्ड इन गार्डन पार्क फ्लोर पेवमेंट, क्लियर, गार्डन पार्क फ्लोर पेवमेंट आपको यूज करना है, ठीक है। दीज ब्रिक्स विथ स्टैंड द एब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक दस मेकिंग द फ्लोर लेस स्लिपरी। अरे वो पेवर्स ब्लॉक होते हैं ना जो गार्डन के किनारे फुटपाथ वगैरह पे लगा देते हैं, वही है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है परफोरेटेड ब्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है परफोरेटेड ब्रिक्स। तो परफोरेटेड ब्रिक्स आपका क्या होता है, देखो, दीज ब्रिक्स कंटेन सिलेंड्रिकल होल्स, इस ब्रिक के अंदर सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। दे आर वेरी लाइट इन वेट, यह वेट में कैसे होते हैं, लाइट होते हैं। देयर प्रिपरेशन मेथड इज ऑल्सो इजी, इसकी जो प्रिपरेशन मेथड होती है वो बहुत इजी होती है। दे कंज्यूम लेस क्ले देन द अदर ब्रिक, अदर ब्रिक के कंपैरिजन में इसको बनाने में कम क्ले आपका लगता है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप लाइक राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, अलग अलग शेप में आपको मिल जाएंगे। दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैनल फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर एंड मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर, क्लियर। लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना है या मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर आपको यूज करना है लाइट वेट कंस्ट्रक्शन में, तो आप परफोरेटेड ब्रिक का यूज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है और इंपोर्टेंट है पर्पज मेड ब्रिक, ठीक है। क्या आता है आपका, पर्पज मेड ब्रिक। अब ये पर्पज मेड ब्रिक क्या होता है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज दीज ब्रिक्स आर मेड, स्पेशल पर्पज होगा तो ये ब्रिक को आप बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे, क्लियर। क्लियर, क्लियर। अब जैसे आप बोलोगे पर्पज मेड ब्रिक क्या होता है, जैसे देखो ये लास्ट पॉइंट, आर्क ब्रिक मेड, सॉरी, आर यूज्ड इन आर्क्स। फायर ब्रिक जो आपका होता है वो फायर रेजिस्टेंस के लिए आप बना रहे हो, क्लियर। इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए, जैसे सीवर, मैनहोल, रिटेनिंग वॉल बनाना, तो इसके लिए आप बना रहे हो। ऑर्नामेंटल ब्रिक आप बना रहे हो कॉर्निसेस के लिए, क्लियर, फॉरवेल्स के लिए, क्लियर। तो ये जो पर्पज है आपका जिस ब्रिक को बनाने के पीछे, वो आपके पर्पज मेड ब्रिक कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर खत्म ही नहीं हो रहा है, टाइप्स चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं,
ठीक है, कोई बात नहीं, अपन जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब रीजन के अकॉर्डिंग आप देखो। ठीक है, रीजन के अकॉर्डिंग देखो, क्रीम सिटी ब्रिक, दीज ब्रिक्स आर फ्रॉम मिलवाकू विस्कॉन्सिन। ठीक है, लंडन स्टॉक, दीज ब्रिक्स आर यूज्ड इन लंडन। डच, दीज आर फ्रॉम द नीदरलैंड्स। नानक शाही ब्रिक्स, दीज आर फ्रॉम इंडिया। रोमन, दीज आर यूज्ड इन रोमन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टाफ और डिसाइल ब्लू ब्रिक्स, दीज आर फ्रॉम इंग्लैंड। क्लियर, ये रीजन्स के अकॉर्डिंग आपके हैं। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा, इंडिया वाला याद रख लेना, ये नानक शाही ब्रिक्स जो आपका इंडिया में है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की, कि भाई जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक की टेस्टिंग कौन कौन सी होती है आपकी। ठीक है, तो देखो फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक की अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा ब्रिक होता है उसके कौन कौन से फील्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो आप, a field test on bricks gives the idea about its basic quality based on its shape, size and color at first observation without any big appliance। क्लियर, मतलब आपका जो फील्ड टेस्ट होता है, आप जनरली उसके बेसिस पर इसके साइज के बारे में, इसके शेप के बारे में, इसके कलर के बारे में चेक कर सकते हो। ठीक है, दे आर द वेरी कॉमन एंड इजीएस्ट वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक। क्लियर, किसी भी ब्रिक की अगर आपको क्वालिटी चेक करना है, फील्ड टेस्ट आप उसके कर दो। फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक आर वेरी हेल्पफुल ऑन द साइट। सम वेरी कॉमन टेस्ट ऑफ ब्रिक दैट इज फॉलोड टू फाइंड इफ ब्रिक इज गुड एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलो। सबसे पहले हम शेप और साइज ऑफ क्ले ब्रिक की बात करेंगे। फील्ड टेस्ट में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, शेप एंड साइज ऑफ क्ले ब्रिक आपका आ जाएगा। तो शेप ऑफ साइज ऑफ क्ले ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर साइज होना चाहिए। बस आपको याद रखना है कि हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है वो ये होता है, टैप लेके पकड़ के नाप लेना आप। ठीक है, और मोर्टार के साथ आपका ये होता है। ठीक है, 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm, 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट विजुअल इंस्पेक्शन। सेकंड क्या आएगा आपका, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में आप क्या करोगे, विजुअल इंस्पेक्शन में आप क्या करोगे, विजुअल इंस्पेक्शन में देखो, इन दिस टेस्ट आर क्लोजली इंस्पेक्टेड फॉर इट्स शेप। हम क्लोजली इसके शेप को इंस्पेक्ट करते हैं। द ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप एंड शुड हैव ट्रू रेक्टेंगुलर शेप विथ शार्प एज। क्लियर, ट्रू रेक्टेंगुलर विथ शार्प एज आपका होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। क्लियर, हार्डनेस को आप चेक कर सकते हो। क्लियर, हार्डनेस को आप कैसे चेक कर सकते हो, अभी बहुत बार हार्डनेस चेक की है आपने, कैसे, देखो मैं बता देता हूं आपने कैसे किया हार्डनेस। आपने अपनी, जैसे अगर मैं बोलूं, ये मेरा जो मोबाइल है ना, अगर मैं बोलूं कि भाई ये हमारा ब्रिक है, ठीक है, और ये हमारा फिंगर का नेल है, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे मार्क करता हूं तो स्क्रैच का एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखना चाहिए। क्लियर, तो वो आपका हार्डनेस टेस्ट कहलाता है। वही लिखा है, द क्ले ब्रिक शुड बी सफिशिएंटली हार्ड व्हेन स्क्रैच्ड बाय अ फिंगर नेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कलर ऑफ क्ले ब्रिक, हमारा जो क्ले ब्रिक होता है उसका कलर कैसा होता है, तो क्लियर, यूनिफॉर्म डीप रेड कलर आपका होना चाहिए थ्रू आउट। यूनिफॉर्म रेड डीप कलर होना चाहिए थ्रू आउट, जहां तक आपका ब्रिक का साइज है वहां तक आपको यूनिफॉर्म रेड डीप कलर दिखना चाहिए। ठीक है, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ क्ले ब्रिक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा फील्ड टेस्ट में, टेक्सचर एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ क्ले ब्रिक। तो देखो इसका मतलब, द सरफेस शुड नॉट बी सो स्मूथ टू कॉज स्किडिंग ऑफ मोर्टार। मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ होगी उसके ऊपर मोर्टार डालोगे तो फिसल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। द क्ले ब्रिक शुड हैव अ प्री कॉम्पैक्ट होमोजेनस एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। प्री कॉम्पैक्ट होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस मतलब सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द लेंथ हो गया या डायमेंशन हो गया जहां तक है। यूनिफॉर्म टेक्सचर, अ ब्रोकन सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, होल्स और लम्स ऑफ लाइन। क्लियर, लम्स ऑफ लाइन नहीं होना चाहिए।
क्रैक्स नहीं होना चाहिए, होल्स नहीं होना चाहिए। क्लियर, ग्रेट जो आपका रहता है सैंड वगैरह जो गिर जाती है तो वो छोटे छोटे गड्ढे जो हो जाते हैं, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साउंडनेस, साउंडनेस में आप क्या करते हो, दो ब्रेक को लिया ऐसा ठोक दिया तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आपका आना चाहिए, तो अच्छा ब्रेक है। और डल साउंड आ रहा तो आप बोल देना थर्ड क्वालिटी का ब्रेक है, मतलब क्लास 3 वाला। ठीक है, थर्ड क्लास ब्रेक आपका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे आप, देखो, अ ब्रेक इज ब्रोकन and its structure is extant. It should be homogeneous, compact and free from any defect such as hole, lumps and etc. ठीक है, तो भाई ब्रेक को तोड़ना है और उसके स्ट्रक्चर को आपको एग्जामिन करना है, वो होमोजेनस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट होना चाहिए जैसे कि होल्स और लम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होता है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या होता है, जनरली वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी टेस्ट फॉर थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्ले ब्रिक इज लो, इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। क्लियर, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्ले ब्रिक आप यहाँ पे ले लेते हो। क्लियर, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो आप क्ले की, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपने एक टेस्ट देखा होगा, क्या करते हो, ये जैसे ब्रेक है मेरा, इसको 1 मीटर की हाइट से आप क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे। क्या करोगे, 1 मीटर की हाइट से आप ड्रॉप कर दोगे। क्लियर, अगर आपका ब्रेक जो है वो ब्रेक नहीं होता है तो स्ट्रेंथ है, अगर हो जाता है तो स्ट्रेंथ नहीं है। यही है, देखो, व्हेन ड्रॉप्ड फ्लैट ऑन द हार्ड ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। अब ऐसा मत करना, बचाने के लिए आप गए, आपने खा लिए पैसे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हार्ड सरफेस की जगह सॉफ्ट सरफेस पे गिरा दिया, वो बोल दिया अरे नहीं टूटा, इसकी तो बहुत स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं करना, हार्ड सरफेस आपको लेना और हार्ड सरफेस के ऊपर उस ब्रेक को क्या करना है, गिराना है। ठीक है, 1 मीटर की हाइट से अगर वो ब्रेक नहीं होता है ना तो इनफ स्ट्रेंथ उसके अंदर है। क्लियर, आप पास कर दोगे फील्ड टेस्ट के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है अब आपका लेबोरेटरी टेस्ट। क्लियर, ये तो फील्ड टेस्ट मैंने आपको बता दिया, फील्ड टेस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट। और लेबोरेटरी टेस्ट में आप क्या करते हो, देखो, लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ब्रिक डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक एंड गिव अ साइंटिफिक अप्रोच टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ब्रिक। मतलब लेबोरेटरी जो आपका टेस्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक आपको बताता है, साथ ही साथ यह साइंटिफिक अप्रोच भी इंश्योर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ ब्रेक की। क्लियर, तो अब अपन यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं जो हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रेक का। और ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फर्स्ट क्लास होगा तो 10 से कम, सेकेंड होगा तो 10 से ज्यादा 15 से कम, थर्ड होगा तो 15 से ज्यादा 20 से कम। क्लियर, यही पढ़े थे, तो वही है। The brick is porous by nature and porosity is the ability to release and absorb moisture. Therefore, it tend to absorb the water or moisture. It is an important and useful property of the brick. But if brick absorb more water than the recommended result, then it affect the strength of brick as well as durability of structure. Of course, will damage plaster and paint over the wall. कहने का मतलब ये है कि भाई वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो ब्रिक जो होता है वो पोरस होता है, और पोरोसिटी का मतलब ही होता है कि वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। जितना परसेंट बोला गया है अगर वहां तक आपका ब्रिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा अगर उसने ऑब्जॉर्ब कर लिया तो यह आपके ब्रिक की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यूज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू नो द परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक, कितना परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आ रहा है आपका ब्रिक का। रिकमेंडेड रिजल्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक, यहाँ पे लिखा है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक शुड नॉट मोर देन 20% बाई इट्स ड्राई वेट। क्लियर, भाई इसके ड्राई वेट से 20% से ज्यादा आपका ब्रिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। Clear, why brick fails in water absorption and what if test fail? Clear, तो देखो, if brick fail in the water absorption test, possible reason are like manufacturing error,
वर्निंग आपकी हुई है, एरर इन क्ले कंपोजिशन आपका आया है, एंड इफ ब्रिक फेल्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इफ्लोरेंसेस देन नेवर नेवर नेवर, 3 बार बोला है, नेवर 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 यूज दोज ब्रिक्स बिकॉज यू विल एंड इन परमानेंट प्रॉब्लम एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। मतलब परमानेंट प्रॉब्लम को आपने दे दिया यूज करके तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? because in the construction bricks are widely used in masonry and it also play a significant roles as a load bearing component। ठीक है, तो देखो यहाँ पे when bricks are used in any structure the bottom most layer of the brick will be subjected to the high compressive stress। क्लियर? जो ब्रिक आपका होता है उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसके ऊपर हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। Therefore, it is essential to know that any particular brick will able to withstand the load or not। First class brick should not less than 10 Newton per mm square. For second class brick, it should not less than 7 Newton per mm square. For third class brick, it should not less than 3.5 Newton per mm square। क्लियर? मतलब हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा परफॉर्म होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो रिजल्ट यहाँ पे आने चाहिए वो रिजल्ट आपको बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? रिजल्ट आपको बताए गए हैं कि भाई ऐसे करना है आपको, इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए कितनी? ठीक, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि कितना हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इफ्लोरेंसेस। इफ्लोरेंसेस की बात करते हैं तो इफ्लोरेंसेस ऑलरेडी मैं देखो आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि इफ्लोरेंसेस कहलाता क्या है, वही लिखा है डेफिनेशन, देखो यहाँ पे। दिस टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में आपको करना है। द ब्रिक इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ डिश 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इन साइज within 2.5 सेंटीमीटर immersed in distilled water। क्लियर? तो आपको ये 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली साइज में आपको रख देना है और डिस्टिल वाटर में कितना इमर्स करके रखना है? 2.5 सेंटीमीटर। द होल वाटर इज अलाउड टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक। पूरा वाटर आपको छोड़ देना है कि जो आपका ब्रिक क्या करे? एब्जॉर्ब करे एंड एवेपोरेटेड थ्रू इट, और एवेपोरेट उसको करे। आफ्टर द ब्रिक अपीयर ड्राई a similar quantity of water is placed in the dish and the water is allowed to evaporate before the brick is to be examined after the second evaporation and report is follow। क्लियर? पहला बार हो गया, दूसरा बार हो गया, दूसरे बार में आपको रिपोर्ट फाइल करना है। देखो फाइल करोगे तो सबसे पहले नील कंडीशन, व्हेन देयर इज नो परसेप्टेबल डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब वो व्हाइट पैचेस नहीं दिखे हैं तो नील हो गया। स्लाइट में व्हेन नॉट मोर देन 10% ऑफ द एरिया ऑफ ब्रिक इज कवर्ड विद सॉल्ट। क्लियर? 10% से ज्यादा आपका एरिया अगर सॉल्ट के द्वारा कवर नहीं हुआ है तो वो स्लाइट इफ्लोरेंसिस है। मॉडरेट की अगर बात की जाए तो व्हेन देयर इज हैवी डिपॉजिट कवरिंग 50% ऑफ द एरिया। अगर 50% तक आपका एरिया यहाँ पे क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है तो वो मॉडरेट की कंडीशन में आता है। हैवी कंडीशन में मोर देन 50% आपका आ जाता है। क्लियर? देखो यहाँ पे नील कंडीशन, यहाँ पे अपन ब्लॉक बनाते ना, और हैवी कंडीशन, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। तो हैवी कंडीशन कब आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सीरियस कंडीशन भी आप याद रखना, व्हेन देयर इज हैवी डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट अकम्पनीड बाय पाउडरिंग एंड द फ्लैकिंग ऑफ द सरफेस, क्लियर, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर पूरा पूरा आपका पाउडरिंग पाउडरिंग हो गया है, ठीक है। तो आपकी, तो यहाँ से जो ये बॉक्स बनाया है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और अभी तक एग्जाम में बात करूं ना, तो एग्जाम में ये मॉडरेट कंडीशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसका पूछा गया है? मॉडरेट कंडीशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट डायमेंशन टॉलरेंसेस है यहाँ पे, जैसे 20 ब्रिक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम टू चेक मेजरमेंट ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट। हम रैंडमली क्या करेंगे, हम 20 ब्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने से कितने को कर लेंगे? 20 ब्रिक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। These dimensions are to be measured in 1 or 2 lots of 10 each, क्लियर। 10 के आपको लॉट ले लेना है, 10 10 का। वेरिएशन इन डायमेंशन इज अलाउड ओनली विद इन नैरो लिमिट्स, क्लियर। डायमेंशन में कितना टॉलरेंस दिया इन्होंने? +-3% फॉर क्लास 1 एंड +-8% फॉर अदर क्लास, क्लियर। ये चीज याद रखना, डायमेंशन टॉलरेंस अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है और आपको +-3% जो टॉलरेंस आया है, इतनी अगर डायमेंशन कम या ज्यादा है तो भाई वो ब्रिक चल जाएगा। और इसके लिए 8%, अदर ब्रिक के लिए कितना है? 8% है। तो ये जो टॉलरेंस लिमिट आपकी है, ये टॉलरेंस लिमिट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए डायमेंशन की जो टॉलरेंस लिमिट है वो कितनी है? +-3% है। और अदर ब्रिक के लिए कितना है? 8% आपका है, ठीक है। कितना है? 8% आपका है। नेक्स्ट आता है, टेस्ट अपने हो गए हैं यहाँ पे जितने भी टेस्ट थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज, कि हमारा जो ब्रिक है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जो ब्रिक की बात करें तो आपका शेप आता है। तो शेप में भी क्या, द स्टैंडर्ड शेप ऑफ एन आइडियल ब्रिक इज ट्रूली रेक्टेंगुलर, क्लियर। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्रिक की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें शेप देखना है। तो शेप में भी अगर मैं आपसे बात करूं, शेप में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जो शेप आपका होगा वो शेप आपका कैसा होगा? वो आपका शेप ट्रूली रेक्टेंगुलर शेप होगा, क्लियर। कैसा होगा? ट्रूली रेक्टेंगुलर शेप आपका होगा। इट हैज वेल डिफाइंड एंड शार्प एज, द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स इज रेगुलर एंड इवन, क्लियर। वेल डिफाइंड होगा, शार्प एज होंगी, क्लियर। जो सरफेस आपका रेगुलर और इवन आपको सरफेस देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है साइज का, क्लियर। नेक्स्ट आपका किसका आता है? नेक्स्ट आता है आपका साइज का। तो साइज आपका क्या होगा? द साइज ऑफ ब्रिक यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सेम कंट्री, क्लियर। तो साइज की अगर आप बात करूं तो स्टैंडर्ड साइज आपको पता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm होता है, क्लियर। ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है। तो साइज आपका कंट्री टू कंट्री और प्लेस टू प्लेस भी आपका क्या होता है? वेरी करता है, ठीक है। इन इंडिया रिकमेंडेड स्टैंडर्ड साइज ये आपको बता दिया, और मोटर के साथ आपका ये होता है, क्लियर। नेक्स्ट कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपका क्या होता है? आपको पता है आपके जो ब्रिक का कलर होता है वो रेड कलर आपका होता है, और रेड बना भी दिया मैंने, बताओ। ठीक है, ठीक है, रेड कलर होता है। इट मे बी वेरी फ्रॉम डीप रेड टू लाइट रेड टू बफ एंड पर्पल, हल्का सा पर्पल सा कलर भी दिखता है। वेरी डार्क शेड ऑफ रेड इंडिकेट ओवर वंट ब्रिक, वेयर एज येलो कलर इज ऑफन इंडिकेट अंडर वंट ब्रिक, क्लियर। तो याद रखना ओवर वंट में आपको डार्क शेड देखने को मिलेगा रेड का, और येलो कलर का शेड मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि आपका जो ब्रिक है वो अंडर वंट ब्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी में तो भाई डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना है आपको ये डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है यहाँ पे लिखा होगा, देखो सीधी बात, आप ये वैल्यू याद रखो कि भाई डेंसिटी कितनी होती है? 1600
1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपके ब्रेक की क्या होती है, डेंसिटी होती है। और एक जो आपका ब्रेक होता है उसका जो वेट होता है वो 3.2 टू 3.5 केजी के आसपास आपका होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में अगर बात की जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक। अब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो आपको किससे मिलती है, ये मिलती है आपको आपका जो लैब टेस्ट होता है ना, उस लैब टेस्ट से आपको मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ द क्ले एंड डिग्री ऑफ बर्निंग। इट में वेरी फ्रॉम 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू मोर देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन इंडिया। It is specified under the IS code. The ordinary type building brick must possess a minimum compressive strength of 3.5 Newton per mm square. According to IS code आप जाओगे तो एक जो आपका सिंगल ब्रेक होगा तो मिनिमम उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर? The first and second class brick shall have the compressive strength of 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए भी इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लक्जर स्ट्रेंथ। आरसीसी के अंदर आपने ये फ्लक्जर शब्द पढ़ा होगा कि जब हमारा कोई भी मटेरियल होता है उसके ऊपर लोड लगाते हो तो जो पहला क्रैक आपका होता है उस क्रैक पर जो आपकी स्ट्रेंथ आती है वो आपकी फ्लक्जरल स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर? समझ में आया? फ्लक्सुरल स्ट्रेंथ, जैसे अगर मैं बोलूं आपको, सपोज कि जैसे ये ब्रेक है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया, इस लोड लगाया तो यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ। जब ये फर्स्ट क्रैक, कौन सा क्रैक, फर्स्ट क्रैक, ऐसा नहीं दूसरे तीसरे, फर्स्ट क्रैक जब इस पर डेवलप हुआ तो उस क्रैक पर आपकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो स्ट्रेंथ आपकी फ्लक्सुरल स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो देखो ब्रेक्स आर ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर बिल्डिंग लोड आर पॉसिबल इन अ बिल्डिंग, एज सच दे शुड पोसेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ अगेंस्ट ट्रांसवर्स लोड। क्लियर? आप बस इतना याद रखना कि इट इज स्पेसिफाइड दैट द फ्लक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक shall not be less than 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फ्लक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी किसी भी कॉमन बिल्डिंग ब्रिक के लिए अगर देखी जाए तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। बेस्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 न्यूटन पर mm की ओवर भी आपको देखने को मिल जाती है। सिमिलरली इट रिक्वायर अ गुड बिल्डिंग ब्रिक सेल हैव द सीयरिंग स्ट्रेंथ। सीयरिंग स्ट्रेंथ अगर कभी पूछ लिया जाए तो यह 5 टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक आपको देखने को मिलेगी सीयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गई आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल के बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेक की। तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह निकालने के लिए कोई टेस्ट को हमने परफॉर्म किया नहीं था। Beside being hard and strong, ideal bricks should also provide a adequate insulation against heat, cold, and noise. Clear? The heat and sound conductivity of brick vary greatly with their density and porosity. ये चीज याद रखना, हीट एंड साउंड कंडक्टिविटी की बात की जाएगी ना तो ये डेंसिटी और पोरोसिटी के बेसिस पर। वेरी डेंस एंड हैवी ब्रिक कंडक्ट हीट एंड साउंड at a greater rate. They have therefore poor thermal and acoustic मतलब sound insulation quality. For this reason, bricks should be so designed that they are light and strong and give adequate insulation. जो आपका ब्रेक बनता है वो लाइट स्ट्रॉन्ग आप बनाते हो जिससे आपको adequate insulation मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी क्या, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ही होता है लॉन्ग लाइफ स्पान। ठीक है, तो वाई ड्यूरेबिलिटी ब्रेक इज द अंडरस्टूड द मैक्सिमम टाइम फॉर विच दे रिमेन्स अनअल्टर्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। Experience has shown the properly manufactured bricks are amongst the most durable man-made material of construction. Their life can be counted in 100 of years. इसलिए इसका लाइफ स्पान आप कितना मान के चलते हो, लाइफ स्पान आपका जो होगा वो 100 ईयर आपका लाइफ स्पान होगा। ठीक है, नेक्स्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स डिपेंड सम फैक्टर, जैसे कि एब्जॉर्प्शन वैल्यू। एब्जॉर्प्शन वैल्यू आपकी होती है, तो एब्जॉर्प्शन वैल्यू आप बहुत बार पढ़ चुके हो। जैसे दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ ब्रिक, ये प्रॉपर्टी जो आपकी होती है पोरोसिटी ऑफ ब्रिक से रिलेट करती है। ट्रू पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। क्लियर? पोरोसिटी आपका यही होता है ना
कि कितना पोर्स आपका है, वॉल्यूम वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही बोलते हो आप पोरोसिटी, सॉइल मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, क्लियर। और एपरेंट पोरोसिटी आपको पता है क्या कहलाता है, क्लियर। तो ये छोड़ो, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको जो चीज याद रखना है वो देखो, द एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ ब्रिक वेरी ग्रेटली, इट इज हाउएवर recommended that for first class brick they shall not be greater than 20% and for ordinary building bricks not greater than 25%, क्लियर। ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% आपकी डिसाइड की गई है, वो जो आपका ऑर्डिनरी ब्रिक्स होता है उसके लिए आपकी कितनी की गई है, 25% आपकी यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको अभी बताया है ये आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट आपको बताया ना ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, रखोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आता है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी क्या आती है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए भी आपने पढ़ा हुआ है, देखो, वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपांड बाय अबाउट 10% इन वॉल्यूम, क्लियर। फ्रीजिंग पे आपका जो वाटर एक्सपांड होता है 10% होता है वॉल्यूम में, एंड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द ऑर्डर ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर करता है। When brick are used in cold climate, their decay due to this phenomena of frost action may be a common purpose. इसको आप frost phenomena बोलते हो। This is especially so because brick are quite porous material. Apparent porosity आपको 20 से 25% यहाँ पे देखने को मिलती है। It is therefore essential that brick in these areas should be properly protected from rain to minimize absorption. Clear? नेक्स्ट एफ्लोरेंसेस, ऑलरेडी अपन ने देख ली है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज अ कॉमन डिसफिगरिंग एंड डिस्टॉर्सिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ब्रिक सरफेस गेट कवर्ड विथ वाइट और ग्रे कलर पैचेस ऑफ सॉल्ट, दिस सॉल्ट और प्रेजेंट द ओरिजिनल ब्रिक क्ले। और मेनली यहाँ पे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो एल्कलीज कंपाउंड आपके कौन है, एल्कलीज कंपाउंड आपके मेनली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। वही सॉल्ट के बारे में आपका है, वो कॉमनली सॉल्ट जो पार्टिसिपेटेड होते हैं एफ्लोरेंसेस में, ये लिखा है सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर। इनकी वजह से आपका एफ्लोरेंसेस होता है, क्लियर। याद रखना है एफ्लोरेंसेस के लिए जो आपके प्रेसिपिटेट होते हैं कॉमन आपके सॉल्ट, वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो ब्रिक था, ब्रिक क्या कहलाता है, ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट हैं, ये पढ़ना था हमने। साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ ब्रिक भी देख लिए हैं कि कितने टाइप से हमारे ब्रिक होते हैं। तो ये जो ब्रिक वाला चैप्टर आपका है ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे, मे भी शायद आपका सीमेंट हो सकता है या फिर एग्रीगेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट आता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट के थ्रू या फिर मुझे कॉल करके भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, क्लास ओवर।